जो कोई भी स्टूडेंट हरियाणा सीईटी 2026 की तैयारी कर रहा है, जिसमें चाहे ग्रुप सी पोस्ट हो चाहे ग्रुप डी पोस्ट हो, एचपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है, हरियाणा पुलिस के लिए तैयारी कर रहा है, एचटेट के लिए तैयारी कर रहा है, तो मैं उनके लिए कंप्लीट कंपाइलेशन लाया हूँ। 20,000 प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं, जो कभी किसी एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर तक मैं आपको ये कवर करवा रहा हूँ हरियाणा जीके के। अब जो तैयारी रहेगी वो रहेगी हमारी एचपीएससी लेवल तक। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बाहर से आएगा। इसका मतलब ये कंप्लीट कंपाइलेशन, इस बुक में कंप्लीट कंपाइलेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। इससे पहले मैं 2 क्लासेस पढ़ा चुका हूं, तो सबसे पहले जाकर के उनको देखिए, फिर उसके बाद 3rd क्लास को रिवाइज करें। तो जो आज का टॉपिक होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा हरियाणा का पूरा इतिहास। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास नंबर 3 में। खालिस्तान को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है, तो हरियाणा के पहले सूफी कवि का नाम शेख मोहम्मद तुर्क है। इन्होंने हरियाणवी समाज, हरियाणा में साहित्य, सूफीवाद की मिठास घोली और इन्हें शाह तुर्कमान के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है? शेख मोहम्मद तुर्क को माना जाता है सूफी कवि। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? तो हरियाणा को बहुधान्यक महाभारत में कहा गया है। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। महाभारत काल में हरियाणा में भरपूर अनाज होता था, जिसके कारण बहुधान्यक भूमि या फिर विशाल धन बहुधना की भूमि के रूप में भी जाना जाता था हरियाणा को। नेक्स्ट, महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक या फिर बहुधना नाम से। महाभारत के दिनों में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये बहुधना के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे बहुधान्यक तो है नहीं। महाभारत के समय हरियाणा के निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक नाम से जाना जाता था। अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। महाभारत में हरियाणा को, ये तो सही, बहुधान्यक नाम से महाभारत में, फिर उसके बाद फिर यही आ गया बहुधान्यक। किसके आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ? तो किसके आधार पर ये हुआ था? ये हुआ था भाषा के आधार पर। हिंदी भाषा के रहने वाले व्यक्तियों के लिए हरियाणा कर दिया और बाकी पंजाबी के लिए अलग से पंजाबी सूबा बना दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1966 को, 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पूर्वी हिस्सा काटकर हरियाणा का गठन किया गया और संयुक्त राजधानी हमारी चंडीगढ़ बना दी गई और सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर हरियाणा का गठन हुआ था। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ किसमें पाया जाता है? हरियाणा के रूप के नाम की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न व्याख्याएं हैं। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में ही इस क्षेत्र को ब्रह्मव्रत भी हरियाणा को कहा जाता था, आर्यव्रत भी हरियाणा को कहा जाता था, ब्रह्मोपदेश भी हरियाणा को कहा जाता था और हरियाणा को बहुधान्यक और हरियंका भी कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द खुदा हुआ है। तो आपसे पूछ ले, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर पत्थर जो मिलने वाला उसमें हरियाणा का क्या नाम था? हरियाणा ही था। गिरीश चंद्र अवस्थी ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति का पता ऋग्वेद में लगाया है। हालांकि ठीक है, इसमें ऋग्वेद ही इसका आंसर होना चाहिए था, क्योंकि गिरीश चंद्र अवस्थी के कारण। नेक्स्ट है चाहमान शासक या चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य में तराइन का युद्ध 1191-1192 हरियाणा में ही हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य खालिस्तान पर नहीं पाए गए, तो हरियाणा का साक्ष्य सांची स्तूप में नहीं पाया गया। हरियाणा का कुछ संदर्भ अशोक स्तंभ में भी था, चनेटी स्तूप में भी था, थानेसर स्तूप में तो था ही था। तो हरियाणा के इतिहास का साक्ष्य सांची स्तूप के अलावा सभी जगह पाया गया है, क्योंकि सांची का स्तूप तो मध्य प्रदेश में है, हरियाणा के नियर बाई थोड़ा है, क्योंकि यह रायसेन जिले में स्थित है।
हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम गीता जुत्सी है, जिसे हम बोलते हैं भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट भी बोलते हैं, जो 800 मीटर 1500 मीटर में कई राष्ट्रीय और एशियाई रनिंग रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी है। एशियाई खेलों में 1982 में नई दिल्ली में भी एथलीट चैंपियन के रूप में प्रतियोगिता में इन्होंने शपथ ली थी और गीता जुत्सी को उनके लिए अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। तो यह कौन से संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है। तो कोई पूछ ले गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम थानेसर था। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम थानेसर था। 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में थानेसर पुष्यभूति वंश के शासक की राजधानी बना था। बाण ने थानेसर नगरी की अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि भी कहा गया है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र को लाल भूमि भी कहा जाता है व्यापारियों के लिए, और अतिथि मेहमानों के लिए चिंतामणि भूमि भी कहा जाता है। सोनीपत की स्थापना किसके रूप में की गई थी? सोनीपत को क्या बोला जाता था? पहले पाणप्रस्थ बोला जाता था। सोनीपत की स्थापना वानप्रस्थ के रूप में की गई थी। सोनीपत का नाम सोनपत शब्द से लिया गया है, जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ है स्वर्णप्रस्थ, सोने का स्थान। तो सोनीपत का सबसे पहला नाम संदर्भ पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिला है। तो कोई पूछ ले पाणिनि की अष्टाध्यायी में कौन से शहर, कौन से जिले का नाम लिया गया? हरियाणा से सोनीपत का, जहां जिसका उल्लेख अन्य शहरों के साथ किया गया है। नेक्स्ट, तो इसका मतलब हरियाणा की स्थापना के रूप में जब की गई थी, जब पानप्रस्थ था, फिर उसके बाद स्वर्णप्रस्थ बना। महाभारत के युग में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? सिरसा को सरिस्का नाम से जाना जाता था महाभारत काल के दौरान। तो सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। अब महाभारत के अलावा सिरसा का उल्लेख अष्टाध्यायी की पाणिनि में भी है और दिव्यादान में भी मिलता है। हरियाणा का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का पूरा इतिहास लिखने के लिए राम शर्मा ने लिखी, पंडित श्री राम शर्मा ने। पंडित श्री राम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ साहित्यकार व इतिहासकार भी थे। हरियाणा सरकार ने 1976 ईस्वी में उन्हें हरियाणा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया था और पंडित श्री राम शर्मा द्वारा हरियाणा का इतिहास नामक प्राचीन पुस्तक भी लिखी गई है। प्राचीन इतिहास के स्रोतों की हम बात करते हैं तो सिरसा जिले का पहले नाम सरिस्का था, जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? जिसका उल्लेख अष्टाध्यायी में भी मिलता है, महाभारत में भी मिलता है और दिव्यादान में भी मिलता है। सिरसा जिले का प्राचीन नाम सरिस्का जिले नाम का उल्लेख किया गया है, जिसका उल्लेख अष्टाध्यायी, दिव्यादान और महाभारत काल के साक्ष्यों में भी मिलता है, और जिसमें सरिस्का को पश्चिमी क्वार्टर की विजय पर नकुल द्वारा लिया गया वर्णन किया गया। यह 5वीं सदी बीसी में एक समृद्ध शहर रहा होगा, जैसा कि पाणिनि ने उल्लेख किया था। महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह क्या कहलाता है? उसका नाम है जितसर। महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया उसका नाम है जितसर। महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में लड़ा गया था। भगवान कृष्ण ने ज्योतिसर सरोवर या जितसर सरोवर कहते हैं, जितसर सरोवर में अर्जुन को कर्म दर्शन का उचित ज्ञान दिया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र 28 कोस में विस्तृत है। यह वह भूमि है जहां ऋषि मनु द्वारा मनु स्मृति लिखी गई। बुद्धिमान ऋषियों द्वारा ऋग्वेद सामवेद का संकलन किया गया और महाभारत युद्ध के कुरुक्षेत्र के जिले के एक छोटी सी जगह ज्योतिसर में कृष्ण ने अर्जुन को कर्म ज्ञान का उल्लेख भी लिया और यहीं पर ही जितसर का मतलब है ज्योतिसर, यहीं पर ही वो लड़ा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया? ये तो संजय ने सुनाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया। संजय धृतराष्ट्र के सारथी थे और इन्हें महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी। वायु पुराण के अनुसार
या निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थल है? हनुमान का जन्म स्थल कैथल है। कपि स्थल भी बोल सकते हैं और कैथल भी बोल सकते हैं। वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म कैथल में हुआ। एक मिथक के अनुसार महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने कैथल की स्थापना की थी। तो कोई पूछ ले मिथक के अनुसार युधिष्ठिर ने जो है किसकी स्थापना की थी? कैथल की। और वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म स्थल कैथल हुआ करता था। महान अंजनी का टीला भी यही है। तो कोई पूछ ले अंजनी का टीला कहाँ है? तो थल पे है, कैथल में है अंजलि का टीला। कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में? कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस में है? स्कंद पुराण में। हरि कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र के रूप में हुआ है और धर्म क्षेत्र को हरि क्षेत्र भी कहा जाता है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण में किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? तो हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य भगवत गीता है। भगवत गीता जिसे प्राय गीता के रूप में संदर्भित किया जाता है, यह हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य माना जाता है। यह लगभग 700 श्लोक वाला हिंदू ग्रंथ है जो महाकाव्य महाभारत का हिस्सा हुआ करता था और इसकी रचना सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व दूसरे भाग में की गई थी। यह हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक है। इसकी मूल भाषा संस्कृत है और इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, जिसने संजय को दिव्य दृष्टि भी दी थी युद्ध को देखने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र कहाँ बात की गई है? ज्योतिषर सरोवर पे। महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तर में स्थित है। अंबाला भी है, यमुनानगर भी है, करनाल भी है और कैथल से ये घिरा हुआ है। कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस फैला हुआ एक विशाल क्षेत्र था। महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। बहुधन का अर्थ क्या है? बहुधन का अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि। महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। बहुधन का मतलब है अपार धन या अत्यधिक समृद्ध भूमि। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक भी कहा गया है, जिसका मतलब है भरपूर अनाज और बहुधन की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। किसने कहा था हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है? तो किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर HR गुप्ता। जो डॉक्टर HR गुप्ता थे उन्होंने कहा था हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। तो डॉक्टर HR गुप्ता ने कहा था हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है और ये डॉक्टर गुप्ता ने हरियाणा में 1957 से 1963 के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के ये प्रमुख भी थे। प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते थे? अरे प्राचीन काल में हरियाणा को ब्रह्मवत कहते थे। कुरुक्षेत्र ये तो जगह हो गई। हरियाणा को प्राचीन समय में ब्रह्मवर्त, आर्यव्रत और ब्रह्मदेश कहा जाता था। ये हरियाणा की भूमि पर आर्यों के निवास और वैदिक संस्कृतियों व अन्य संस्कारों के उपदेशों का घर भी माना गया है। महाभारत खालिस्तान भाषा में लिखी गई है। महाभारत संस्कृत भाषा में लिखी गई है। महाभारत संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। वेदव्यास की माता सत्यवती थी तथा पिता इसके महर्षि पराशर थे और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वेद 7 अमर ऋषियों में शामिल हैं वेदव्यास। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? इसका मतलब नया नया नगर कौन सा है? पंचकुला है। पंचकुला नवनिर्मित है। रोहतक हो गया, सोनीपत हो गया, अग्रवाल हो गया, ये तो पुराने हैं। ठीक है। और ये जो 2 उपग्रह थे जिनमें, ठीक है। अभी बात करते हैं। रोहतक प्राचीन नगर है। महाभारत में पांडव योद्धा नकुल के अभियान से संबंधित है। सोनीपत शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता था महाभारत काल से ही।
अग्रोहा प्राचीन तक्षशिला मथुरा के बीच एक व्यापारिक मार्ग था जहां पर राजनीतिक समझौते भी किए जाते थे। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई? महाभारत की रचना तो कुरुक्षेत्र में हुई थी, महर्षि वेदव्यास ने की थी महाभारत की रचना। नेक्स्ट अब बात करते हैं पुरातात्विक सामग्री, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, मूर्तियां कहाँ कहाँ मिली हैं। शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु, आराम से मजे से लेटे हुए विष्णु भगवान की मूर्ति सोनीपत जिले से मिली है। तो कोई पूछ ले शेषैया सोनीपत, सोनीपत से शेषैया पे लेटे हुए विष्णु की मूर्ति मिली है, तो किस जगह से मिली है? सोनीपत के फाजिलपुर से। शेषैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत के फाजिलपुर से मिली है। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु की मूर्ति रोहतक के मोहनबाड़ी नामक स्थान पर भी मिली है। त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति कैथल के सीवन नामक स्थान पे मिली है। तो ये कह दे त्रिविक्रम की मूर्ति विष्णु की कहाँ मिली है? कैथल से मिली है, सीवन नामक स्थान से। भगवान विष्णु की और मूर्तियां कहाँ मिली हैं? रोहतक के मोहनबाड़ी शहर से। और शेष शैया पर बैठे विष्णु की मूर्ति सोनीपत के फाजिलपुर से मिली है। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इंडियन और ग्रीक सिक्के खोखरा कोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। इंडो ग्रीक सिक्के रोहतक से, IGR, इंडो ग्रीक रोहतक खोखरा कोट से। खोखरा कोट रोहतक हरियाणा नाम से इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं। वहां से खोखरा कोट की पहचान रोहतक से की जाती है। इसका उल्लेख महाभारत में भी है। चित्रित मृद भांडों में भी मिले हैं जो महाकाव्य युग से जुड़े बर्तन भी हैं। पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुई है कुछ चीजें, और इस स्थल में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 11वीं शताब्दी ईस्वी तक मूर्तियां मिली हैं, सिक्के मिले हैं, टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं, अन्य वस्तुएं पाई गई हैं। खोखरा कोट रोहतक इंडो ग्रीक सिक्के भी। पुरातत्व से संबंधित मिथ्याथल स्थान, मिथ्याथल है भिवानी में, खोखरा कोट है रोहतक में इंडो ग्रीक सिक्कों के लिए, और मिथ्याथल है भिवानी में। पुरातत्व से संबंधित मिथ्याथल स्थल हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से भी संबंधित है। इस स्थल की खुदाई सूरजबान के निर्देश में 1968 हरियाणा बनने के 2 साल के बाद ही सूरजबान ने इसकी खुदाई स्टार्ट कर दी थी। और भिवानी के मित्ताथल गांव में उत्खनन 1968 से 73 और 80 से 86 के रूप में हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ चीजें भी मिली हैं, जिनमें सिक्के के साँचे मिले हैं, मूर्तियां, घेरे के डिजाइन मिले हैं। तो 300 ईसा पूर्व में कभी कभी जो कुषाण गुप्त वंश युद्ध काल का एक शहर भी इसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। मित्ताथल से जो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के पूर्व डोमेन के रूप में जाना जाता है, तो हरियाणा के किस जिले में है? ये तो भिवानी में है। अब बात करते हैं पाषाण काल, पत्थरों का काल, शीशवाल व सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ क्वेश्चंस। इनमें से कौन सा स्थल सबसे पुराना हड़प्पा घाटी में माना जाता है? वो है बिराना। सबसे पुराना हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है हरियाणा में बिराना है। हड़प्पा घाटी का सबसे पुराना स्थल बिराना है, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। फतेहाबाद जिले में गग्गर नदी के किनारे स्थित है। और राखीगढ़ी, हिसार और बिराना फतेहाबाद में उत्खनन के दौरान सिंधु सभ्यता की बहुत सारी विशेषताएं प्राप्त हुई हैं, जैसे कि कुम्हार का भट्ठा भी मिला है, विस्तृत जल निकास प्रणाली भी मिली है, अन्न भंडार भी मिले हैं, अनुष्ठानिक मंच भी मिले हैं, टेराकोटा की मूर्तियां भी सामने आई हैं। बनावाली किस जिले में अवस्थित है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं? बनावली फतेहाबाद में है, राखीगढ़ी हिसार में है, बिराना और बनावली फतेहाबाद में है। बनावली एक सिंधु सभ्यता कालीन स्थल है जो हरियाणा के फतेहाबाद में है। बनवाली
और इसका उत्खनन RS बीस्ट ने किया था और इसके में हल्की आकृति के खिलौने के रूप में प्राप्त हुए हैं कुछ चीजें। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? राखी गढ़ी हिसार में है और बिराना और बनवाली फतेहाबाद में है। हड़प्पा सभ्यता राखी गढ़ी हिसार में फैली हुई है और धोलावीरा गुजरात में है। उसके बाद ये दूसरा विशालतम नगर हुआ करता था। यह सतल घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी की खोज किसने की थी? सूरज भान ने। याद कैसे रखोगे? देखो जो भान होते हैं ना बड़े बड़े रेत के, उसमें राख उड़ती है, राखी गढ़ी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी कहां से है? राखी गढ़ी है हिसार से। हिसार जिले में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं एक तो राखी गढ़ी में और एक मिले हैं बालसमंद में। लेकिन राखी गढ़ी में मेन मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, और सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एक्चुअल आंसर रहेगा बालसमंद। राखी गढ़ी हरियाणा हिसार में स्थित है। सरस्वती और द्विशदती नदियों के क्षेत्र पर स्थित है। राखी गढ़ी से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह भारत की सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा कालीन का एक बड़ा शहर हुआ करता था। यह चीज गलत है बालसमंद वाला। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल फतेहाबाद में स्थित है? तो फतेहाबाद में बनवाली स्थित है और बिराना स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्थल जहां बनावली है फतेहाबाद जिले में है, जो अब विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के किनारे था। इसका उत्खनन RS बीस्ट ने किया था। बीस्ट ने बै से बनावली और 1974 में करवाया गया था। प्रसिद्ध पुरातात्विक रविंदर सिंह बिष्ट RS बिष्ट ने हिसार के बनवाली में किस सभ्यता का उल्लेख किया है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख किया है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? वो कांस्य युग पर निर्मित सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी, देखो कितना नाम, बड़ा नाम है, राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। तो सिंधु घाटी के इसकी नगर की खोज की थी। द्रविड़ भूमि, भूमध्य सागरीय भूमि से आने वाले जो लोग थे, सरस्वती नदी की घाटी पर जो बसे हुए थे, वहां पे ये थी। राखी गढ़ी, जिसे हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष और सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष स्थल भी पाए जाते हैं, हरियाणा के किस जिले में है? राखी गढ़ी हिसार में है। नेक्स्ट, राखी गढ़ी हिसार जिले में स्थित है। इसे हड़प्पा बस्ती के रूप में जाना जाता था। घग्गर नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज सूरज भान ने की थी। भान में राखी उड़ती है। राखी से ब्लेड, मन के तांबे की वस्तुएं, खिलौना, टेराकोटा के पहिए भी प्राप्त हुए हैं राखी गढ़ी शहर से। शीशवाड़ संस्कृति के संबंधित जिला कौन सा है? शीशवाड़ संस्कृति से शीश, से सारा का सारा, हिसार। तो सिर सारा का सारा है, हिसार से है। तो ये ताम्रपाषाण युगीन का स्थल था। कार्बन डेटिंग के अनुसार शीशवाड़ हिसार में है, जो 3800 ईसा पूर्व में हड़प्पा कालीन का एक मेन स्थल भी हुआ करता था। और इसकी चैटंग, घग्गर इसकी सहायक नदियां भी थी इसके आसपास बहने वाली। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में किस जिले में से मिली है? ये हिसार से मिली है, राखी गढ़ी से सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट, हरियाणा के निम्नलिखित इतिहासकारों स्थल में से खुदाई में करीबन 4500 वर्ष पहले सभ्यता कहाँ मिली है? राखी गढ़ी हिसार से मिली है 4500 वर्ष। सिंधु सभ्यता के अवशेष हेतु प्रसिद्ध मित्ताथल अवशेष कहाँ है? मित्ताथल मैंने आपको बताया था भिवानी में है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हेतु प्रसिद्ध मित्ताथल भिवानी जिले में स्थित है। मित्ताथल गांव की खुदाई 68 से 73 और 80 से 86 के बीच में हुई थी, जहां पर
हड़प्पा सभ्यता और इससे पहले की सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। भिवानी शहर से 10 किलोमीटर दूर नौरंगाबाद गांव के पास है, तो नौरंगाबाद भी भिवानी में ही है। तो प्रारंभिक खुदाई 2500 साल पहले छलनी, खिलौने, औजार, मूर्तियां, बर्तनों की कलाकृति भी वहां पे मिली है। और भिवानी शहर का उल्लेख आईने अकबरी में भी मिलता है। यहाँ मुगलों के समय वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र भी हुआ करता था। यहाँ पे बीज जो होते हैं ना बोने के लिए, वाणिज्य खेती के लिए, तो उसका भी उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है भिवानी शहर का। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से उत्खनन से सही सुमेलित है? अब देखो, मित्ताथल तो भिवानी में है, बिल्कुल यही मिल गया। राखी गढ़ी फतेहाबाद में, बिराना है फतेहाबाद में, राखी गढ़ी तो हिसार में है। बनावली, बनावली कहाँ है? ध्यान से देखोगे तो बनवाली या बनावली भी फतेहाबाद में है। और शीशवाड़ हिसार में है, सारा का सारा शीश हिसार। मित्ताथल भारतीय राज्य हरियाणा के भिवानी जिले में एक तहसील का एक छोटा सा गांव है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है। हिसार मंडल का हिस्सा हुआ करता था। वह जिला अभी भिवानी से 12 किलोमीटर दूर है। मित्ताथल की खुदाई 1968 में सूरज भान ने की थी। भान ने मित्ताथल, तो मित्ताथल थल जो होते वो जमीन होती है, जमीन पे बान होती है, ठीक है। तो किसने की थी इसकी खुदाई? सूरज बान। और राख उड़ती है बान में, तो राखी गढ़ी की भी सूरज बान ने ही खुदाई की थी। हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का प्राचीनतम है? तो सबसे पुराना बिरडाना है, बिराना है, जो फतेहाबाद में स्थित है, छोटे से गांव में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के भी अवशेष इसमें मिले हैं। निम्नलिखित में से 1924 में विश्व को सिंधु घाटी सभ्यता की नई खोजों की घोषणा किसने की थी? ये की थी सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने ये कहा था 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की चलो कुछ कुछ चीजें मिली हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं 1924 में। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहां से मिला है? राजा का मुकुट मिला है कुणाल से। कुणाल नाम का राजा हुआ करता था। कुणाल नाम का याद रखने के लिए ट्रिक है, तो कुणाल नाम का अच्छा सा राजा हुआ करता था, यूनिक सा। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट हरियाणा के फतेहाबाद के कुणाल गांव से मिला है। बनावली भी राखी गढ़ी हिसार में है, बनावली फतेहाबाद में है, अग्रोहा हिसार में है। ये हरियाणा में सिंधु सभ्यता के स्थल है। तो कुणाल कहाँ है? फतेहाबाद में। निम्नलिखित में से किस स्थल में राजसी मुकुट, राजसी मुकुट तो आपको पता है कुणाल फतेहाबाद में मिली है। निम्नलिखित जिलों में से हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया था। तो राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार में है, सारा का सारी राख राखी गढ़ी हिसार में है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता का स्थल माना जाता है। और 1969 में सूरजबान राखी गढ़ी का और रफीक मुगल ने इसकी खोज की थी। बनावली फतेहाबाद में है, राखी गढ़ी हिसार में है, कंफ्यूजन मत होना आप। नेक्स्ट, हिसार जिले की राखी गढ़ी किस सभ्यता के अवशेष वहां पाए गए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष वहां पर पाए गए हैं। 1969 में इसको खोदा गया था, जिसमें अन्नागार, वेदिका, मंडप, स्नान गृह, सुनियोजित मार्ग भी मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राखी गढ़ी से। यह पाया गया कि किस जिले की राखी गढ़ी गांव सिंधु सभ्यता के स्थलों में से एक था? हिसार में। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? राखी गढ़ी। देखो, राख दूर तक फैलती है, सारी की सारी जगह राख फैल जाती है, तो हिसार इसका आंसर होगा। तो सबसे बड़ा हड़प्पा, पप्पा पप्पा बड़े होते हैं, राखी गढ़ी राख से उड़ा देते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। राखी गढ़ी भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, जो 500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और इसमें हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे अवशेष पाए गए हैं, जो घग्गर नदी के किनारे भी स्थित है।
जिसकी खोज राखी राख उड़ती है बान में सूरजबान ने 1969 में की थी। अब ये कह रहा है इसको सुमिलित करो। राखी गढ़ी सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल हड़प्पा स्थल, बिल्कुल सही है। कुणाल में मुकुट मिला था, मुकुट रीगल क्राउन का मुकुट मिला था। और बनावली कहाँ है? बनावली है फतेहाबाद में जुता हुआ खेत मिला है यहाँ पर। इनको मैच करो, ये कह रहा है इनके अनुसार इसको मैच कर दो कि कुणाल में तो रीगल क्राउन मिला था, बनावली और राखी गढ़ी तो ये है हमारे पास सबसे बड़ा सिंधु स्थल, और बनावली क्या है? जुते हुए खेत। ये सेम एज इट इज। सूचियों में से वही फिर मिलान करने आ गए। हरियाणा के सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा उत्खनन सुमिलित है? तो मित्ताथल कहाँ है? भिवानी में है, बिल्कुल सही है। बनवाली हिसार में है, सॉरी फतेहाबाद में है। बनावली बन जाती है, फतेह बनती है। राखी गढ़ी हिसार में है। कुणाल कुरुक्षेत्र में नहीं, कुणाल भी फतेहाबाद में है। मित्ताथल हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। राखी गढ़ी राख उड़ती है सारी की सारी हिसार में। बनावली बन जाती है, क्या बन जाती है? फतेह बन जाती है, जीत बन जाती है फतेहाबाद। कुणाल फतेहाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य है? तो इसका मतलब नौरंगाबाद और मित्ताथल दोनों के दोनों भिवानी में है और हड़प्पा कालीन की वस्तुएं यहां से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, महाभारत के युग में सिरसा का क्या नाम था? सेरिस का नाम हुआ करता था। महाभारत में इसको अष्टाध्यायी दिव्यदान में भी सिरसा का हरियाणा का उल्लेख है। नकुल द्वारा पश्चिम क्षेत्र को जीता गया था तो इसमें भी सिरसा का उल्लेख है। और सिरसा को सिरसापट्टन नाम से भी जाना जाता था। हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध द्वंद्व किस किस के बीच में हुआ था? कौरव और पांडवों के बीच में बहुत मोटी तगड़ी लड़ाई हुई थी 25 किलो की। हरियाणा को महाभारत का युद्ध स्थल माना जाता है। यह युद्ध स्थल कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। युद्ध का वास्तविक केंद्र कैथल था। युद्ध के समय स्थापित किए गए यक्ष तीर्थ आज भी विद्यमान हैं। कुरुक्षेत्र के 134 तीर्थों में से 50 तीर्थ कैथल में हैं जो महाभारत कालीन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल महाभारत का माना जाता है? महाभारत में आमीन शहर है हरियाणा में चक्रव्यूह का स्थल माना जाता था। यही महाभारत का चक्रव्यूह हुआ था। अभिमन्यु से वहां पर जो है उसका नुकसान हो गया था। और जिस स्थान पर भीष्म को बाणों की सैया पर लेटाया गया था अर्जुन ने तीर मार करके, वह स्थान नरकातरी तीर्थ है, कुरुक्षेत्र कहलाता है। नरकातरी तीर्थ कुरुक्षेत्र। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक खालिस्तान वंश की मातृभूमि माना जाता है। तो भरत की यह मातृभूमि थी। फिर भरत के बाद फिर कौरव पांडव आए, फिर इस तरीके से पूरी जनरेशन चलती रही। मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनु, मानव जाति के माने जाने वाले जनक मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना जाता है? थानेश्वर कुरुक्षेत्र का निवासी माना जाता है मनु को। ठीक है, और इसमें थानेश्वर निवासी बतलाया गया है जिसमें मानव संस्कृति का जन्म हुआ था और मनु ने स्वयं अयोध्या का निर्माण किया था। महाभारत काल से शताब्दियों ईसा पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने इस प्रदेश में किस युग का आरंभ किया? तो देखो, महाभारत काल से जो आर्यवंशी जो कौरव आए थे उन्होंने कृषि करना हमें सिखा दिया था कि किस तरीके से कृषि की जाती है। मानव काल में, महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने हरियाणा राज्य के क्षेत्र में कृषि करना आरंभ कर दिया था। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, गांव से आए हुए थे आर्य।
अतः उनके आर्थिक जीवन का आधार भी कृषि और पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो नदी थी उस समय पर सरस्वती और यमुना नदी थी और इनके बीच में ये था। हरियाणा के किस जिले में भगवत गीता की जन्म स्थली है? तो भगवत गीता तो कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर सरोवर पे सुनाई गई थी। नेक्स्ट, हरियाणा में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जितने भी प्रश्न किए गए हैं वो अभी नीचे हैं। बोध गया का महाबौद्ध मंदिर परिसर किसमें है? यह तो बिहार में है बोध गया का। ठीक है, 11 मीटर ऊंचा, 11-33 फुट ऊंची प्रतिमा है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला थी। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे उच्चतम ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति उनको हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें केवलीन, अहर्त, जिन और निरंगत कहलाए थे। बौद्धिक काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा का क्षेत्र शामिल है? तो बौद्धिक काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा का क्षेत्र शामिल है? वो है कुरु और पांचाल। तो महाभारत के समय हरियाणा जो था वो 1-2 अलग अलग इसमें क्षेत्रों में बटा हुआ था, कुरु और पांचाल में। 16 महाजनपदों में से 2 जनपदों में ये बटा हुआ था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में है। जैन ग्रंथ का भागवत में भी है, जिसमें कुरु जनपद का आधुनिक हरियाणा दिल्ली में पड़ता था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ था, जबकि पांचाल उत्तर प्रदेश बदायूं फर्रुखाबाद में पड़ता था, जिसकी राजधानी कामपिल्ले या अहिच्छत्र थी। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा है? बुद्ध, धम्म, संघ, अहिंसा। तो इनमें से कौन सा है? तो बुद्ध भी है, धम्म भी है, संघ भी है, अहिंसा नहीं है। बुद्ध धर्म में त्रिरत्न पाए गए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। धम्म धर्म का अर्थ है शिक्षा से संबंधित, संघ का अर्थ है समुदाय से संबंधित और अहिंसा 3 रत्नों में से नहीं थी। अब बात करते हैं गणराज्यों का उदय। योद्धे गणराज्य थे, कुणिंद अग्र गणराज्य थे, अर्जुनायन गणराज्य थे। तो इस तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो हम कवर करेंगे। कुरु प्रदेश की राजधानी वर्तमान दिल्ली और हरियाणा में से एक थी, तो इंद्रप्रस्थ कौरवों की राजधानी थी, दिल्ली और हरियाणा को मिलाकर। इक्ष्वाकु नामक राजा इसके पहले शासक थे। हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में यादवों का शासन था? तो यादवों का शासन रोहतक में था। 3री शताब्दी के योद्धाओं का शासन रोहतक क्षेत्र में था। A.S. अल्टेयर के अनुसार रोहतक यादवों की राजधानी हुआ करता था। योद्धे गणों के सिक्के मुख्यतः कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, सुनेत, रोहतक, सोनीपत, नौरंगाबाद, हिसार, हासी, सिरसा, सोहनपुर, गढ़वाल, अजमेर आदि से प्राप्त हुए हैं। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? देवव्रत था और महाराजा शांतनु और माता गंगा के ये पुत्र थे। महाराजा शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे और भीष्म को इच्छा मृत्यु का भी वरदान था। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में माना गया है? भगवत गीता में कहा गया है कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र। पहले ही श्लोक में ज्योतिसर सरोवर के नीचे ये श्लोक सुनाया गया था अर्जुन को कृष्ण भगवान ने। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया था? ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का जो पेहोवा मार्ग थानेसर से 5 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में।
हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग हुआ करता था? तो देखो, मौर्य तो बहुत बड़ा शासन था उस समय पर, तो सभी का शासन हुआ करता था। अशोक के टाइम पे भी था, बिंदुसार के भी, और चंद्रगुप्त मौर्य के, और चाणक्य इसका प्रधानमंत्री था। किसमें पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग हुआ करता था? शुग, आधुनिक शुग, प्राचीन शहर शुग, मौर्य राज्य अशोक के प्राचीन में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। चीनी यात्री युआंग हुआंग के अनुसार यह जगत 10वें स्तूप के मठ के रूप में भी सुशोभित था, और चनेटी स्तूप से 3 किलोमीटर दूर स्थित था। कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल में कौन सी जगह स्थित? असंध। कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप भग्नावशेष करनाल के किस स्थान पर स्थित है? असंध। कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल के असंध नामक स्थान से प्राप्त हुआ। शहर के मध्य में असंध की संरचना 25 मीटर ऊपर उठी हुई है, जहां कहा जाता है कुषाण काल से संबंधित है यह, और यह एक स्तूप का आकार भी ले रखा है। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को पुलकेशिन ने प्राप्त किया, वो हराया था। पुलकेशिन द्वितीय बहुत ज्यादा हंस रहा था, तो उन्होंने पुल तोड़ करके दोनों भाइयों ने कह दिया था, तो पुलकेशिन ने हराया था। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने 618 में नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख तथा हेंगसांग का वितरण इस युद्ध में साक्ष्य प्राप्त करता है। प्रदेश का थानेसर नामक जो प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे उस समय पर कौन थे जिसकी राजधानी थानेसर थी? हर्षवर्धन की थी। हर्षवर्धन को 618 में इसने पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। संस्कृत साहित्य हर्षचरित में थानेसर का बहुत ज्यादा उल्लेख मिलता है। सरस्वती नदी और गग्गर नदी के मध्य में ये बसा हुआ था। उत्तरार्ध में सोनीपत और महमूद गजनवी ने 1014 में थानेसर पर आक्रमण भी किया था। 1014 में थानेसर पर भी आक्रमण किया था। थानेसर वर्तमान में अंबाला एवं करनाल के मध्य में स्थित है, कुरुक्षेत्र में स्थित है। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करता था? थानेसर हुआ करता था। कुरुक्षेत्र थानेसर 606 में राजगद्दी पर बैठ गया था। 618 में पुलकेशिन से हार गया था। 647 में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। और बांसखेड़ा अभिलेख में राजा हर्ष के शासनकाल का वर्णन है। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। कब की थी? 7वीं ईसा पूर्व। इसका मतलब 608 में और 606 में ये राजधानी बना दी गई थी। 600 का मतलब 7वीं ईसा शताब्दी ही कह सकते हो आप। राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे राजा हर्षवर्धन, और दूसरा पुत्र था राज्यवर्धन। राजा हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। 606 में राजगद्दी पर बैठे थे थानेसर में, कुरुक्षेत्र में। और नागानंद प्रियदर्शनी रत्नावली नामक 3 ग्रंथ भी इन्होंने ही लिखे थे। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? बाण भट्ट बटा भट्ट ने लिखी थी। बाण भट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन बार बार हंस रहा था, बाण दिए इसके जचा करके बटा भट्ट, तो बाण भट्ट ने लिखी थी। चीनी यात्री हेंग सांग किस सम्राट के समय में? देखो, सांग करेगा तो मजा आएगा, हर्ष होगा हर्षवर्धन के समय पर। और 673 में नालंदा विश्वविद्यालय भी गया था। यह नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति उस टाइम पे शीलभद्र थे। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है? सोनीपत से हुई हैं। हर्षवर्धन हंसा करता था, मुद्राएं भी बनाई सोने की, सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। कन्नौज को अपनी राजधानी भी बनाया था इन्होंने। सोनीपत में स्थित टीलों की खुदाई में युद्धकालीन और हर्षवर्धन कालीन की मुहरें प्राप्त हुई हैं। राजा हर्षवर्धन ने किस
में किस सन में कुरुक्षेत्र के पास थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था? तो 600 के करीब 608 ईस्वी में इसको राजधानी बनाया था हर्षवर्धन ने। 606 से 647 तक वो रहा था। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहाँ स्थित है? राजा हर्ष का टीला जो है सारा का सारा टीला हिसार में है। सारा का सारा हर्ष का टीला। शासन करता था ये कुरुक्षेत्र में और टीला बना दिया था सारा का सारा हिसार में। राजा हर्षवर्धन का टीला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में स्थित है। इसका मतलब ये गलत दे रखा है। हर्ष का टीला हिसार में थोड़ी ना होता है। ठीक है। राजा हर्ष का टीला हरियाणा के कुरुक्षेत्र थानेसर में ही तो है। यह टीला 15 से 18 मीटर 1 किलोमीटर लंबाई है। इतनी चौड़ाई है। पुरातात्विक विभागों से कुछ चीजें भी प्राप्त हुई हैं। वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन सा था? वर्धन वंश का प्रभाकर वर्धन थे, जिसके 2 बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। 580 में बना था, 605 में एक्सपायर हो गया था। फिर राज्यवर्धन भी का अभिषेक हो गया, फिर 605 में इसकी भी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद इसको बंदी बना करके फिर हर्षवर्धन का काल आ गया था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित्र तो हंसेगा तो बाण लगेंगे, बाण भटाभट बाण के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित्र बाण भट्ट द्वारा लिखी गई है। बाण भट्ट कन्नौज सम्राट हर्षवर्धन के राज कवि थे। हर्षचरित से हर्ष के जीवनी, समय पर कैसे क्या जानकारियां मिलती थी, वो सारी की सारी चीजें हैं। हर्षवर्धन की जीवनी। हर्षचरित्र एक संस्कृत कवि किसका वर्णन में लिखी गई है? जिसका संबंध थानेसर से है। तो थानेसर से किसका है? हर्षवर्धन का। बाण भट्ट का है। हेंगसांग किसके दौरान भारत आए थे? हंस रहा था सांग करेंगे तो हर्ष कर रहा था हर्षवर्धन। और इसने सीयू की भी रचना की थी। किसने की थी? हेंगसांग ने। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक भी लिखा था जिसका नाम था नागानंद। नाग नाचते थे हर्ष के समय पर और हर्ष नचाता था नागों को। तो नागानंद का आनंद, नागों का आनंद 606 से 648 के बीच में इन्होंने यह लिखा था। प्रियदर्शिका प्रियदर्शनी भी इसीने लिखी थी। हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेसर के आसपास कौन सी जगह है? थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। हर्षवर्धन ने थानेसर पर कब कब राज किया? 606 से 647 तक राज किया था। 618 में इसकी गुद्दी चत गई थी क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को बहुत ज्यादा पिटाई कर दी थी। फिर उसके बाद इसकी गुद्दी चत गई और 606 से 647 के बीच हर्षवर्धन ने शासन किया था अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद। और उसकी बहन थी राजश्री। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किसने राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया? हर्ष मर गया था तो कौन मौज करेगा? कन्नौज मौज करेंगे। और कन्नौज मौज तब करेंगे जब हार पहनेंगे, तो प्रतिहार। तो कन्नौज का जो शासन सत्ता है उस पर त्रिपक्षीय गुट यूज करे गए। प्रतिहार ने लड़ाई मचा दी, पाल ने लड़ाई मचा दी, कुटो ने लड़ाई मचा दी। और इसमें प्रतिहारों की लास्ट में विजय हुई क्योंकि इनको हार चाहिए था। हर्षवर्धन की हार चाहिए था। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा था। कहाँ का था? थानेसर का था। राजा हर्षवर्धन की एक प्रसिद्ध नाटक का नाम लिखो। राजा के हर्षवर्धन के एक प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या था? नागानंद। नाग नचाता था, नागानंद था हर्षवर्धन के नाटक का। हर्ष चरित्र की रचना। हर्ष का चरित्र बाण लगेंगे, अगर अच्छा चरित्र नहीं बनाया तो बाण भट्ट ने लिखी थी। तो हर्ष चरित्र की रचना बाण भट्ट ने लिखी थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें 8 खंड हैं और इस तरीके से हर्षवर्धन पर प्रकाश डाला गया है। राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था 618 में। और वह कहाँ का राजवंश था? ये चालुक्य का था। चालुक्य तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का पराक्रमी प्रसिद्ध राजा था जिसने 609 से 642 तक शासन किया।
चीनी यात्री हेंग सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा में किस गौरव गरिमा की चर्चा पर बताया गया है? तो कहाँ लिखी थी इसने? थानेसर में लिखी थी, हर्षवर्धन के दरबारी कवि। और उसकी पुस्तक का नाम क्या था? सीयू की। और इसी पुस्तक में कुरुक्षेत्र का वर्णन भी किया गया है। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि किस चीनी यात्री ने राजा हर्ष के शासन में थानेसर गए थे? तो कौन से गए थे? हेंग सांग गए थे। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना की थी। कादंबरी की नाटक भी इन्होंने ही किया था, बाणभट्ट ने। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को कब अपनाया? हालांकि थानेसर स्थापित राजधानी भी थी, तो इसने थानेसर के अलावा कहां पर अपनी राजधानी बनाई? मौज लेने के लिए कन्नौज में। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, प्रभाकर वर्धन मर गया था, हर्षवर्धन ने मौज करी थानेसर को बनाया, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये थी कन्नौज। नेक्स्ट, 700 ईसा पूर्व में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? थानेसर में कर दी थी। 700 ईसा पूर्व में, इसका मतलब 606-7 में इन्होंने यही कर दी थी, ठीक है। किसको राजधानी बना लिया था इन्होंने? थानेसर को। राज्यवर्धन, इसके भाई की मृत्यु होने के बाद वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन बन गया था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। तो पहले मौज लेने के लिए कन्नौज को बनाया था। कन्नौज फिर आर्थिक और व्यापारिक काफी समृद्ध हो गया था। फिर हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थानेसर थी और अपनी राजधानी को थानेसर से कन्नौज में लेके गया था। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे? राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि बटाभट्ट, बाणभट्ट थे। इनकी रचनाएं कादंबरी भी है। राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट की क्या भूमिका थी? बाणभट्ट एक अस्थाना कवि थे, बहुत बढ़िया कवि थे बाणभट्ट। गुज्जर प्रतिहार और तोमर वंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। महिर भोज के शासन में कौन सा स्थान उत्तरी भारत के व्यापारिक केंद्र था उस समय पर? कन्नौज मौज ले रहे थे महिर भोज, तो यही व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले और दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक कौन थे? हेमचंद्र। हेमू रेवाड़ी में जन्म लिया, दिल्ली में मर गए थे। हेमचंद्र हेमू। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ था। सिंहासन पर बैठे थे, 22 लड़ाइयां लड़ी, नेपोलियन भी कहा जाता था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में इसने अकबर ने इसे मार दिया था, सुलटा दिया था। महाराजा सूरजमल की पत्नी महारानी किशोरी का संबंध किस चीज से है? फरीदाबाद से है, क्योंकि महाराजा सूरजमल ठाडा तगड़ा था, तो इसकी पत्नी बाद में आती थी, तो फरीद करके आती थी, फरीदाबाद में आती थी। महारानी किशोरी किशोरी कहीं पे भी छुप सकती है, बाद में आ सकती है। तो सूरजमल की पत्नी हुआ करती थी। चौधरी काशीराम सरोत की पुत्री थी महारानी किशोरी। हरियाणा के फरीदाबाद से संबंधित है। बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत कहां पर थी? मोहन सिंह मंडार थे कैथल में, थल पे रहते थे, जमीन पे रहते थे मोहन सिंह मंडार। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित कर दिया था? तो तोमरों को अर्णोराज ने पराजित कर दिया था। 12वीं सदी में चौहान शासक ने हरियाणा में आक्रमण कर तोमरों को पराजित कर दिया था, अर्णोराज ने। अर्णोराज चौहान शाकंभरी राजवंश के योद्धा थे, लड़ाई करते थे, राजा थे। इन्होंने नल, अवेल्य, अनाका नामक उपनामों से भी जाना जाता है। सागर झील का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। अजमेर प्रशस्ति शिलालेख से इनका पता चलता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। ये मराठा साम्राज्य के बीच में और सदाशिवराव भाऊ द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया?
और कहाँ ये तरावड़ी का तराइन का युद्ध हुआ था, ये लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, दूसरे में हार गया था 1992 वाले में। हासी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए आसीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो सदी तो वो 12वीं थी, 1100 कुछ में निर्माण हुआ था। तो हासी में स्थित पृथ्वीराज चौहान द्वारा बने गए आसीगढ़ हिसार, हासी हिसार, हासी में स्थित इतने। तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन हार गया था? पृथ्वीराज चौहान हार गए थे 1192 में। हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले हिंदू के अंतिम सम्राट कौन थे? हेमचंद्र द्वितीय। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट हेमू या हेमचंद्र द्वितीय थे। 1501 में जन्म हुआ था। अलवर में लालन पालन पोषण किया हुआ, शिक्षा भी वही हुई। बचपन से कुश्ती घुड़सवारी का शौक था। सल्तनत काल में हरियाणा। अब बात करते हैं सल्तनत काल की। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस क्षेत्र में हराया था? तराइन के दूसरे विश्व युद्ध में हराया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ाई माची थी 1191 में भी, 92 में भी। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक कौन से शहर की स्थापना की थी? हिसार की भी की थी और फतेहाबाद की भी की थी। हिसार शहर की स्थापना मुस्लिम सुल्तानत सुल्तान ने फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में की थी। हिसार एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है हिसार ए फिरोजा। फिरोज शब्द का मूल नाम हटा दिया गया था, ठीक है, और अपनी पत्नी गुजरी के लिए गुजरी महल भी हिसार में ही बनवाया गया था। कोई पूछ ले गुजरी महल किसके लिए? गुजरी महल बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक की पटरानी के लिए। और फिरोज शाह तुगलक ने ही फतेहाबाद, फिरोजाबाद शहरों का भी निर्माण करा था। निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? तो हिसार ने भी की थी, फतेहाबाद की भी की थी, फिरोजाबाद का भी बनवाया था। हिसार नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक 1354 में। सन 1354 में हिसार शहर की स्थापना सेम फिरोज शाह तुगलक। फतेहाबाद जिले का नाम नए नस्त्रोस्ता मुख्यालय कस्बे में पड़ा है, जिसकी नींव किसके द्वारा डाली गई थी? बेटे फतेह खान के द्वारा। वो था फिरोज शाह तुगलक। फतेहाबाद फतेह खान बेटा हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक का, तब जाकर के उसकी बनाई गई है। फतेहाबाद नगर किसके नाम से बसाया गया है? तो फतेहाबाद तो फतेह खान नाम से बसाया गया है, और फतेह खान किसके बेटे थे? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने ही हिसार फतेहाबाद को बसाया था। तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने हरियाणा प्रदेश के कौन कौन सा जिला बसाया था? फतेहाबाद और हिसार बसाया था, और फतेहाबाद अपने बेटे फतेह खान के लिए बसाया था। और महर्षि पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसमें भी हिसार का, फतेहाबाद का जिक्र मिलता है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? देखो इब्राहिम लोदी, ये लो जी पानी इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। पानी से अब ये खंडर भी हो चुका है। लोदी का लोद सा बन गया है, गुच्छा सा बन गया है उसका। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। यह मकबरा बू अली शाह कलंदर की दरगाह के पास है। तो बू अली शाह, बांस का आती है जहां ज्यादा पानी खड़ा रहता है, कलंदर होता है जहां पर बांस आती है पानी में, तो पानीपत। इब्राहिम लोदी ने 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर जीत गया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंति हिंदू शासक हेमचंद्र द्वितीय था। रेवाड़ी में इसका जन्म हुआ था। और 7 अक्टूबर 1556 को हेमू ने मुगलों को हराकर दिल्ली पर विजय प्राप्त कर ली थी। नहीं, कल दे रखा है, ठीक है। अशोककालीन टोपरा एक जगह है, हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। किस अभिलेख में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया गया था? तो ये कह रहा है फिरोज शाह तुगलक
फिरोज शाह तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत के द्वारा हरियाणा के यमुनानगर स्थित अशोककालीन टोपरा स्तंभ का लेख, अन्य मेरठ स्तंभ में भी ये लेख है, और इससे पहले जेम्स प्रिसेप ने भी ये चीजें कवर करके बताई थी। तो टोपरा यमुनानगर जिले में है, यमुना वाली टोपरा लेंगे बस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तैमूर ने फतेह करने के लिए आक्रमण किया था, सिर पाड़ने के लिए, सारा का सारा हिसार लेने के लिए आक्रमण किया था। तो तैमूर ने किन किन जगह आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने तैमूरी राजवंश की स्थापना के लिए फतेहाबाद, सिरसा, हिसार आदि शहरों पर हमला किया। तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती? तराइन की दूसरी लड़ाई मोहम्मद गोरी ने जीती थी 1192 में। कौन सा चीज गलत है? तो देखो, हिसार का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक, फतेहाबाद नाम पड़ा था फतेह सिंह से, और फिरोज शाह तुगलक का ये बेटा था। और फिर फरीदाबाद शेख फरीद, बाबा फरीद ने बसाया था। रेवाड़ी के संस्थापक बनारसी दास। देखो, रेवड़ी खाने से रेवड़ी में रस होता है, तो रस बनारसी दास। सिरसा, सिर जैसा सरस, राजा सरस के द्वारा सिरसा की स्थापना की गई थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक किसने था? जिसने जंगल कटवा दिया, अत्याचार कर दिया? बलबन ने बहुत ज्यादा बलमानी दिखाई। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की थी? आपको पता है, हिसार और फतेहाबाद की स्थापना की थी। फतेहाबाद की अपने बेटे के नाम पर की थी। तो हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर नामक स्थल हैं। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने झाड़ियां कटवा दी थी, लड़ाई दंगे मचवा दिए थे। ठीक है। उसने हरियाणा के शक्तिशाली मेयों की शक्ति नष्ट करने का प्रयास कब किया था? 1265 में। इब्राहिम लोदी का मकबरा, लोद हो गया, बहुत ज्यादा पानी खड़ा हो गया तो कीचड़ हो गया, लोद से बन गए, इस तरीके से पानीपत में है लोदी का मकबरा। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। 1526 में युद्ध हुआ था, मर गया था। फिरोज शाह तुगलक से खोज किया गया शहर, अरे हिसार है, सिरसा है, जौनपुर है, फिरोजपुर है, फिरोजाबाद है, और हिसार ए फिरोजा नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन मुगल काल के लिख लेते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई। बाबर जीत गया 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था, आपको पता है ही। नेक्स्ट, ईस्वी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध कहाँ लड़ा गया था? पानीपत में लड़ा गया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। अकबर के समय रेवाड़ी का शासक हेमचंद्र लास्ट हिंदू शासक था, और 1556 में ये हार का सामना करना पड़ा था। अकबर और हेमू के बीच में जो लड़ाई लड़ी वो 1556 में लड़ाई लड़ी थी, अकबर और हेमू के बीच में, और बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में लड़ाई लड़ी गई थी। और 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठे। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसको परास्त किया था? हेमचंद्र द्वितीय को प्राप्त किया, वो किया था, हराया था। 1526 में बाबर और लोदी के बीच में जो लड़ाई लड़ी थी वो पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। टोडरमल जुड़े हुए थे। टोडरमल थे भूमि राजस्व सुधार करने में, भूमि कर निभाने में राजस्व थे, पैमाइश करवाते थे। पानीपत की प्रथम लड़ाई आपको पता है पानीपत में ही हुई थी। 1526, 1556, 1761। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया? सतनामी सैनिक थे, चिपट गया था औरंगजेब का, क्योंकि सतनामी नहीं बोले सतनामी, 7 नामों वाले, ये बोले नाम तो है पैसे नहीं है, तो जेब में से पैसे निकालेंगे औरंगजेब। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिक नारनौल में हुआ करते थे, मुगल सम्राट औरंगजेब से भयंकर लड़ाई लड़ी।
वीरबान नामक एक संत ने नारनौल में 1657 में की थी इस बात का उल्लेख। सत्य और ईश्वर के मानने वाले सतनामी पुकारते थे। सतनामी एक ईश्वर पर विश्वास करते थे। धार्मिक ग्रंथ को पोथी कहा जाता था। तो सतनामियों की धार्मिक ग्रंथ पोथी हुआ करती थी। औरंगजेब का चपट गए थे सातों के सातों सतनामी सैनिक। नेक्स्ट इसमें कुछ चीजें विकल्प दे रखा है। पानीपत की पहली, दूसरी, तीसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई आपको पता है 1556 में लड़ी गई थी। अभी ये देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस और बच गए इस पार्ट को फिनिश करवाते टाइम। 150 अगर 150 अगर हम कर लेते हैं तो बच गए कितने 232। इसका मतलब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में हम शो करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सारे के सारे प्रीवियस, जितनी भी बुक है ना हरियाणा की, एक बार पढ़ लो आप इसको अच्छे तरीके से, फिर आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय सभी को। हरियाणा सामान्य ज्ञान, और इसमें लगभग 22,000 प्लस क्वेश्चन हैं। और आज की जो क्लास है उसमें हमने कवर कर लिए ये सारे के सारे हाफ टॉपिक। अगले वाले बचे हुए टॉपिक अगली क्लास में कर लेंगे पार्ट 4 में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय सभी को।